नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर सुनील कुमार को आपके मार्गदर्शन के लिए लेकर आए हैं। ये आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आप केमिस्ट्री विषय में किस प्रकार अपने साक्षात्कार की तैयारी करें और किस प्रकार इंटरव्यू में आपको क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी संभावना क्या क्या हो सकती है और आरपीएससी में जाने के बाद आपको किन किन प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, उन सभी की विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर सुनील कुमार आरपीएससी 2018 में केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित है और वर्तमान में राजकीय लोहिया महाविद्यालय में कार्यरत है। और इससे पूर्व भी आप यूपी में, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद खान सर। तो मैं चाहूंगा कि सुनील जी न केवल अपना परिचय दें बल्कि ये भी बताएं कि वो किस तरीके से उनकी संघर्ष की यात्रा रही और आज इस मुकाम पर पहुंचे। जी सुनील जी। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील मील राजकीय लोहिया महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। जैसा कि जेके खान सर ने बताया, मैंने 2008 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसमें मेरा 10th रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद 2012 में देखा कि उत्तर प्रदेश में आ गए, राजस्थान में वापस चले, तो मैंने 2012 में स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। इसके बाद 2016 स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया था। उसमें भी मैं केमिस्ट्री स्कूल लेक्चरर के रूप में सिलेक्ट हो गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आरपीएससी के द्वारा मैं सिलेक्ट हुआ और मुझे लोहिया महाविद्यालय में अपॉइंटमेंट मिला। इंटरव्यू की बात आती है तो सबको घबराहट होती है। मेरे को सर ने कहा कि आपको बताना है, तो ही मेरे को घबराहट हो रही है। तो जब इंटरव्यू देने जाते हैं लोक सेवा आयोग में, तो सबके अंदर में एक भय बना रहता है, एक घबराहट बनी। चाहे कोई कितना ही नॉलेज हो किसी को भी, सबके मन में एक घबराहट रहती है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी घबराहट को श्योर नहीं हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अपने को नॉलेज पूरा होता है। हम जब कंपटीशन फाइट करके आते हैं, इसका मतलब हम इंटेलिजेंट तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, क्योंकि इंटरव्यू का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल जब अपने अंदर नॉलेज होता है, अपने पास सारी चीज़ें होती हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो अपने आप डेवलप हो जाती है। तो आरपीएससी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे एक तो आरपीएससी मेंबर होते हैं कमेटी में और 2 एक्सपर्ट होते हैं। जो ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो एक शालीनता के साथ जो अपने को कहते हैं बैठने के लिए, तो हम बैठ जाते हैं। और उसके बाद वो एकदम से वहाँ घर जैसा माहौल रहता है। वो किसी को ये नहीं है घबराने की कि आप जैसे कहीं इंटरव्यू देने गए और आपको ऐसे डांट देंगे, ऐसा नहीं है। बड़ा अच्छा माहौल रहता है, आपको अच्छा, अपने आप अच्छा फील होने लगेगा। अब जब इंटरव्यू देने जाते हैं, सबसे पहले जो आरपीएससी मेंबर होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है उसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल होती है। जैसे पूछ लिया कि आप कहाँ पढ़े हो, जैसे बीएससी कहाँ से किया, तो आपकी कॉलेज का नाम है, कोई भी शॉर्ट में है मान लो, तो पूछ लेंगे आपको इसका पूरा नाम क्या है। तो ऐसी चीज़ों का अपने को एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है उसकी डिटेल अपने को अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद बात आती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से उन लोगों को पता चल जाता है कि आप कहाँ से हैं, आप किस रीजन के हैं। तो उस रीजन के बारे में आरपीएससी मेंबर जो है वो आपको पूछते हैं, एकदम नॉर्मल क्या है वहाँ, ऐसा क्या है, कुछ नहीं। अब जो चीज़ें हैं इनके अंदर आप अपने लोकल एरिया के बारे में, यदि आप पहले से जॉब में नहीं हैं तो अपने लोकल एरिया में जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ के आसपास के क्षेत्र में क्या स्पेशल चीज़ें हैं और हिस्ट्री उनकी कैसी है, जियोग्राफिक लोकेशन कैसी है, इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। डीप नहीं कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, नॉर्मली अपन जो देखते हैं वही चीज़ें जो हैं वो पूछते हैं। इसके बाद बात आती है कि ये चीज़ अपना, यदि आप जॉब में पहले से हैं तो आपको जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उस जॉब के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जॉब किस टाइप का है, क्या। जैसे आप स्कूल एजुकेशन में, तो स्कूल एजुकेशन का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए।
और जहाँ काम कर रहे हैं, जैसे मान लो आप चूरू के रहने वाले हैं और कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं, जैसे धौलपुर में काम कर रहे हैं या पाली में काम कर रहे हैं, तो वहाँ के बारे में आप वहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ के बारे में आपको पता होना चाहिए वहाँ की क्या स्पेशल चीज़ है, क्योंकि एक्सपर्ट हैं, मेंबर हैं, वो भी कहीं के भी हो सकते हैं, उनको भी इतना सबको आइडिया रहता है। और घबराने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर आराम से जो आता है बता दो, और जो नहीं आता है उसके लिए सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो एक्सपर्ट्स पूछते हैं तो वहाँ आती है सब्जेक्ट की बात। सब्जेक्ट में आपको सब कुछ आता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि जो नहीं आती है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको ये लगता है कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा, ये वो नहीं पढ़ा, मेरे को आएगा या नहीं आएगा, किसी को तो सब कुछ आ जाएगा, मेरे को कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं है कि आप सारा का सारा बताओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपके बहुत अच्छे मार्क्स देंगे, नहीं। आप में जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरी बात जो है इसके अंदर कि आपको जो पूछा जाता है उसका टू द पॉइंट आंसर दें, ये नहीं कि घुमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो अपने सामने बैठा है उसको बहुत अच्छा नॉलेज होता है और वो उसी चीज़ को पूछता है जिसका उसको अच्छा नॉलेज होता है। ये नहीं कि उसको पता नहीं है वही आपको पूछ लेगा। तो अपने को उसके बारे में पता है तो अच्छे से बता दो, यदि नहीं पता है तो बोल दो कि सॉरी सर मेरे को, या सॉरी मैम मेरे को नहीं आता है। अब बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की आपकी सबसे पहले आपको यही पूछेंगे एक्सपर्ट कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन मिलता है, ऑर्गेनिक या फिजिकल, 3 जनरली स्पेशलाइजेशन है, बाकी फोरेंसिक में या फिर एनालिटिकल में और भी करते हैं। तो अपना स्पेशलाइजेशन बता दिया। तो जो एक्सपर्ट हैं उनका जनरली मूड ये रहता है, वो किसी भी स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं, ऑर्गेनिक का हो सकता है और आप हो सकते हैं फिजिकल के हो, लेकिन उनका ये रहता है कि जो कैंडिडेट है वो इसका स्पेशलाइजेशन फिजिकल है तो मैं कोशिश करूँगी फिजिकल के इसको क्वेश्चन पूछूँ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उनके मूड पे, कि उनको ऑर्गेनिक के पूछने तो वो ऑर्गेनिक को पूछें। अब बात यहाँ ये आती है कि आपको क्वेश्चन आएगा या आंसर क्वेश्चन का आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि हम घबरा जाते हैं कि क्या पूछ लेंगे पता नहीं, घबराहट में भी कई बार हम आंसर नहीं दे सकते हैं। तो जो पढ़ के जाने की बात है वो तो पढ़ा हुआ सब कुछ है आपका, उसमें बेसिक जो कंसेप्ट होती है, नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट की, वो आपको आनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू देने गया था तो एक्सपर्ट थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और मेरे को बाहर पसीने आने लगे, मेरे को ऑर्गेनिक आती है कम। अब मैं अंदर इंटरव्यू देने गया तो सर ने पूछा कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। मैंने कहा मेरा फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन है। तो सर ने कहा वेरी गुड फिजिकल। तो उन्होंने मेरे को फिजिकल के पूछे कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। अब ये नहीं है कि वो आपको फिजिकल का पूछने लगे तो कहेंगे डेरिवेशन निकाल के दिखाओ, ऐसा नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अपने को सबको आती हैं, कॉन्फिडेंस के साथ उनका जवाब दें। यदि नहीं आता है तो उसके लिए सोचो। अब जैसे कोई इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन का है, कोई ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन का है। अच्छा, एक चीज़ और रहती है, जैसे मैंने भी 2018 में इंटरव्यू दिया था, तो एक जिज्ञासा रहती है कि एक्सपर्ट कौन है, ऑर्गेनिक का है या फिजिकल का है या इनऑर्गेनिक का है। मैंने भी पूछा था तो पहले दिन बताया कि भाई मैडम है और वो ऑर्गेनिक जो है उसके बारे में ज़्यादा पूछ रही हैं। तो ऑर्गेनिक के बारे में ज़्यादा पूछ रही हैं तो मैं घबरा गया कि मेरे को तो ऑर्गेनिक कम आती है। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि मैंने सोचा पता नहीं कल क्या होगा। तो मैं दूसरे दिन जब गया तो मैडम ने मेरे को ऑर्गेनिक के क्वेश्चन पूछे ही नहीं, मेरे को इनऑर्गेनिक के पूछे। तो ये जो कंसेप्ट बना लेते हैं अपन, या अपन दिमाग में फिट कर लेते हैं कि यार ऑर्गेनिक का पूछ रहे हैं पहले दिन तो दूसरे दिन वही एक्सपर्ट है तो वही पूछेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में घबराते हैं तब दिक्कत होती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी सेकंड बात यह आती है कि नॉर्मल बेसिक चीज़ें पूछेंगे दोनों एक्सपर्ट आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपको कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाओ, डेमो दो। अब आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने की बात आती है तो आप अपना टॉपिक तैयार करके जाएं। उस टॉपिक के आप कोई भी टॉपिक तैयार करके जाएं और उस पर डेमो दे सकते हैं। ब्लैक बोर्ड लगा हुआ रहता है, आराम से आप इस तरीके से पढ़ाइए कि जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ। मेंबर बैठा है, आपके एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो उनके बारे ये नहीं सोचना है कि इनको बहुत कुछ आता है। वो अपना ये देखते हैं कि इस पर कॉन्फिडेंस कितना है, ये नहीं कि आपको नॉलेज कितना है, वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस देखा जाता है। तो आप अपना जो भी टॉपिक तैयार करके जाते हैं उस पर आराम से बोलिए, अच्छे से। एक टॉपिक तो आराम से तैयार किया जा सकता है। अब कई बार क्या होती है, आती नहीं है सिचुएशन, लेकिन एक्सेप्शनली कई बार ये हो जाता है कि एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं साहब इस पर तो आपको नहीं देना, आपको दूसरा टॉपिक। तो यदि आप दूसरा टॉपिक तैयार करके गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं भी करके गए हैं तो आपने इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली है, कोई भी टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक कोई ना कोई किसी का होता है, उस फेवरेट टॉपिक जो है उस पे आप डेमो दे दीजिए 2 मिनट 5 मिनट, इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं होता। बस ये देखा जाता है कि ये खड़े किस तरीके से होते हैं, सामने देख के बोल रहे हैं या बोर्ड की तरफ ही देख के बोल रहे हैं,
ये जो चीज़ें हैं इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट की बात आती है कि डीप कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाती है। आपको बीएससी लेवल का आता है, एमएससी लेवल का आता है, आपको नॉर्मली टॉपिक जो होता है उसको पता, और आपने यदि कंपटीशन की तैयारी करके यहाँ तक आए हो तो आपको उन चीज़ों का सबका पता ही है। अब मान लो जैसे आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पूछ लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे खुद को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और उसके टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। बस एमएससी का टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इतना ही जो है बेसिक जो चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। अब इसमें और आगे जब चलते हैं तो बात कई बार ये आती है कि इरिटेट होने वाली बात आती है कि कई एक्सपर्ट होते हैं कि वो कहते हैं नहीं ऐसा कैसे, ये नहीं हो सकता। तो उसमें आप आराम से शालीनता के साथ ये बताइए कि सर मेरे ज्ञान में, मेरे नॉलेज में जो चीज़ है वो तो ये है सर, मैं इतना इसके बारे में जानता हूँ, बस ओके। उसमें वो बात नहीं है कि आपको जैसे गुस्सा आ गया या आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मेरे को घबराहट करने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे जैसे ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में आपको ये नहीं पूछेंगे कि ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म बताओ, ये बताओ। आपको पूछ लिया कार्बिन क्या है, छोटी सी चीज़ है, आप बता दोगे, कुछ नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म, SNI क्या चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़। 2-4 मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे को पूछे थे, मैम ने ये पूछा कि आप H2O में हाइब्रिडाइजेशन बताइए, क्यों नहीं बता देंगे अपन? BSc की किताब में 11th में 12th में PG में सब में पढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो ये ऐसी चीज़ें जो मेरे को पूछी गई थी वो मैं बात बता रहा हूँ। तो इनसे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कोई डिफिकल्ट चीज़ वहाँ नहीं पूछी जाती है। और किसी भी प्रकार की बिना घबराहट के साथ आप इंटरव्यू दे के आइए, अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे भी अच्छे मार्क्स आए थे और सबके अच्छे मार्क्स आते हैं। बाय द वे, कई बार क्या होता है इंटरव्यू में कम मार्क्स, कई कह देते हैं अरे उसके तो इतने कम दे दिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्पेशल केस होते हैं। आपको अपने जो गुस्सा होता है या अपने को जो भी चीज़ झुंझलाहट आती है उन चीज़ों से दूर रहना है। कोशिश ये करनी है कि हम खुश रहें, और ये नहीं आ रहा है तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। उन लोगों को भी पता है कि आप यहाँ तक पहुँचे हो, इसका मतलब आपको बहुत नॉलेज है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे, ऐसे नहीं पहुँच सकते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है इसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने उन छोटे छोटे पहलुओं के बारे में बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई कि आपको अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं करना है, लूज नहीं करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, तो कॉन्फिडेंस के साथ अपना एटीट्यूड वहाँ ये रहे कि उनको पता लगे कि हाँ यही वो बंदा है जिसकी हमें तलाश है, जिसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि सुनील जी ने बताया कि कंपटीशन फाइट करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इट मीन्स इंटेलिजेंस सब है, बस उनको देखनी है वो कम्युनिकेशन स्किल जो आप क्लास में खड़े होकर बच्चों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई, छोटे छोटे क्वेश्चन इन्होंने बताए। तो मैं इनसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इंटरव्यू के बारे में तो आपने बता दिया RPSC के, पहले थोड़ी सी तैयारी किस प्रकार करें, किस प्रकार वो अपने आप का ज्ञानवर्धन करें ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। तो थोड़ी सी तैयारी के बारे में आप और बताइए। इसमें ऐसा है कि आप जैसे मान लो 15 दिन इंटरव्यू बचते हैं, कई बार 20 दिन बचते हैं, या आप जैसे कंपटीशन फाइट कर लिया, आपका रिजल्ट आ गया और उसके बाद तो आपने सब कुछ पढ़ रखा है। अब पढ़ रखा है तो उसके बाद उसके बारे में आपको नॉलेज लेना है कि किस तरीके से क्या है। एक तो आपका जो सबसे फेवरेट चीज़ें होती हैं, सबसे पहले उनके बारे में अच्छे से पढ़ो। उनके बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद अब एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा, काफ़ी आप लोगों ने इंटरव्यू देखे होंगे, वहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि कहते हैं कि फॉरेन ऑथर्स की जो बुक होती हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनसे बहुत नॉलेज मिलता है। फॉरेन ऑथर्स की बुक बहुत अच्छी होती हैं और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के साथ एक प्रॉब्लम है, इंग्लिश मीडियम और केमिस्ट्री की बुक सारी इंग्लिश मीडियम में आती हैं। तो हम इतना तो पढ़ सकते हैं कि अपने अंडरस्टैंड आ जाए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री साइंस स्ट्रीम में आता है। साइंस स्ट्रीम के जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनमें बच्चे की घबराहट ये भी रहती है कि इंग्लिश मीडियम जो है, सर ने आगे या मैम ने, मेंबर ने, किसी ने इंग्लिश में पूछ लिया तो क्या होगा। तो आप उनको जनरल वे में कहते हैं, सर या मैम कैन आई स्पीक इन हिंदी, आई फील कन्वीनियंट इन हिंदी। मेरी जो सारी बातें वो आपको एक्यूरेटली मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ें होती हैं। और वो इजी गोइंग आपको आराम से कहेंगे यस आप हिंदी में बताइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप जो है ये जरूर ध्यान रखें, ये घबराने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में।
कई बार बच्चों के साथ, कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है। अब सब्जेक्ट जो है उसकी प्रिपरेशन करने की इंटरव्यू के हिसाब से, तो एक तो जो करंट इश्यूज से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट है उसमें क्या चीज़ है वो आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको इस तरीके से पुरानी चीज़ें पूछने के लिए नहीं आते हैं कि क्या है, उनको तो बहुत नॉलेज है क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं। आप जब जाते हो तो आप जैसे मान लो करंट इश्यूज में, मैं ये नहीं कह रहा कि करंट जीके पढ़ना है आपको, करंट इश्यूज मतलब जैसे ग्रीन केमिस्ट्री एट प्रेजेंट चल रही है, अब आपका स्पेशलाइजेशन तो ग्रीन केमिस्ट्री नहीं है, हो सकता है आपने ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ी नहीं हो, लेकिन ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है, जो भी हेल्थ हैजार्डस चीज़ें हैं उनके बारे में आप ये पता होना चाहिए कि ग्रीन केमिस्ट्री उनको कैसे दूर कर सकती है। ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी है, अब नैनो टेक्नोलॉजी आजकल सिलेबस में भी आपके दे रखा है, आपने पढ़ी होगी, लेकिन उसका जो अप्लाइड कंसेप्ट होता है वो आपको पता होगा। वो ये नहीं पूछेंगे कि वो रिएक्शन कैसे हुई या उसके अंदर जो है आपने केमिकल कैसे बनाया, वो अप्लाइड कंसेप्ट है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का अपने सोसाइटी के लिए या अपने जो वर्ल्ड जो है इसके लिए क्या उसका यूज है और कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है। ऐसे ग्रीन केमिस्ट्री है कि ग्रीन केमिस्ट्री के द्वारा पोल्यूशन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करंट से रिलेटेड अपनी ब्रांच है केमिस्ट्री की, उनके बारे में सारे टॉपिक जो है, जो सिलेबस है आपका उसमें रिटर्न वाले में, उसमें इस बार सारे जोड़े हुए हैं और आप थोड़े थोड़े पढ़ रखे होंगे, तो उसका जो अप्लाइड पोर्शन है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाए। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमें सब्जेक्ट जो हमारा विषय है उसको बीएससी से लेकर एमएससी लेवल तक हमें पढ़ना ही पढ़ना है, और पढ़ना किस तरीके से डीप नहीं जाना है, हमें उस टॉपिक जो हेडिंग है उसका नॉलेज होना चाहिए। आपको डीप नहीं पूछा जाएगा। अगर ग्रीन केमिस्ट्री की है तो डेफिनेशन पूछ रहे हैं, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर की चीजें नहीं पूछेंगे। और ये चीज जो इन्होंने बहुत अच्छी बताई कि आपको लेटेस्ट केमिस्ट्री यानी ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी और उसके अलावा अभी वर्तमान में अगर कोई केमिस्ट्री पे कोई विशेष आविष्कार या कोई विशेष उपलब्धि हासिल हुई है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ उस दिन का न्यूज़पेपर एक बार जरूर, जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। और कोई विशेष दिन है, दिवस है, कोई अर्थ डे वगैरह कुछ ऐसा है तो वो भी आप उस दिन का ध्यान रखें। तो उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत बेहतरीन इंटरव्यू होगा और आपका चयन होगा, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जाते जाते सुनील जी से और निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनको शुभकामना संदेश दें। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। हम ये चाहते हैं सभी का सिलेक्शन हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।